जब ये बंदा रिग्रेशन के बाद सोकर उठता है तो उसे तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें उसे अपनी क्लास चुनने को कहा जाता है। पर ये सारी बेसिक चीज़ें तो लूजर्स के लिए हैं, हमारे हीरो को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी बजाय वो उठता है और अपने पूरे पैसों से बस एक अंगूठी खरीदने सीधे हंटर्स मार्केट पहुंच जाता है। सेल्सवुमन उसे वार्न करती है कि ये अंगूठी श्रापित है और बिल्कुल बेकार है, पर हमारे बंदे को इसकी छिपी हुई ताकत पता है। रियोगा जैसे ही अंगूठी पहनता है, एक काली एनर्जी तुरंत उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। उसका दिमाग एक दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां एक विशाल कॉन्स्टलेशन तुरंत उस पर अटैक कर देता है। पर यह भगवान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमारे बंदे को 1% का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो मेंटल डैमेज से पूरी तरह इम्यून है। रियोगा आसानी से अंगूठी का ट्रायल पार कर लेता है और सबसे रेयर नेक्रोमेंसर क्लास अनलॉक करता है जिससे उसे अनडेड को कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है। अब वो आखिरकार उन 7 बड़ी फैमिलीज से बदला ले पाएगा जो कॉन्स्टलेशंस की गुलामी करती हैं। उसकी पिछली जिंदगी में उन सबने मिलकर हमारे बंदे को खत्म कर दिया था क्योंकि उसने बिना किसी कॉन्स्टलेशन की मदद के अकेले ही मैक्सिमम 9 स्टार रैंक हासिल कर ली थी, जिससे उनकी पावर को खतरा पैदा हो गया था। अकेला होने की वजह से वो उनका मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह खत्म करते, रियोगा ने उनकी हालत खराब कर दी और क्रोनोस की घड़ी का इस्तेमाल करके टाइम में वापस रिग्रेस कर गया। हमारे बंदे को लगता है कि शुरुआत तो काफी बढ़िया है, लेकिन अभी सिर्फ 2 यूजेबल स्किल्स रेज अनडेड और बोन कंट्रोल होने की वजह से वो ज्यादा खुश नहीं है। चूंकि वो पास्ट में वापस आ चुका है, उसकी एक्चुअल हंटर रैंक बिल्कुल शुरुआत से रीसेट हो गई है। वो 1 सेकंड लेकर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करता है। बेशक अंगूठी की बदौलत वो अपनी नेक्रोमेंसी की नॉलेज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उससे वो सिस्टम के सख्त लेवल और स्टार रैंक रूल्स को बाईपास नहीं कर सकता। नॉर्मल सिस्टम रूल्स के हिसाब से एक हंटर अपने दम पर सिर्फ 7 स्टार तक ही पहुंच सकता है। 9 स्टार की उस पार की दुनिया तक पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में सिर्फ नेक्रोमेंसी से काम नहीं चलेगा। अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचलने के लिए हमारे बंदे को हर हाल में अपना खुद का एक कॉन्स्टलेशन चाहिए। उसी दिन बाद में रियोगा क्रोनोस के प्राचीन मंदिर में पहुंचता है। क्रोनोस एक भूला हुआ टाइटन है, एक हारा हुआ गॉड जिसे ज़्यूस और ओलंपस के बाकी देवताओं ने हराकर कैद कर दिया था। खंडहरों में खड़े होकर हमारा हीरो समझ जाता है कि चूंकि ये बूढ़ा टाइटन इस पॉकेट वॉच का असली मालिक है, इसलिए इस वक्त इसके पास जाना ही सबसे परफेक्ट रहेगा। बिना किसी झिझक के रियोगा उस टूटी हुई घड़ी को बीच में बनी कब्र पर दे मारता है। अगले ही पल पूरा नज़ारा बदल जाता है। मंदिर एक अजीब दूसरी दुनिया की एनर्जी से चमक उठता है और क्रोनोस का विशाल रूप प्रकट होता है। जाहिर है ये हारा हुआ गॉड हमारे हीरो की इस जुर्रत से बेहद गुस्से में है, पर रियोगा बड़ी तमीज से उसे विश करता है। वो सच में उससे कांटेक्ट करके काफी खुश है। टाइटन का ध्यान तुरंत रियोगा के हाथ में मौजूद टूटी हुई घड़ी पर जाता है। क्रोनोस समझ जाता है कि इसी इंसान ने अभी अभी समय का पहिया पीछे घुमाया है। अगर रियोगा रिग्रेस करने में कामयाब रहा तो इसका मतलब है कि वो आम इंसान होकर भी बेहद पावरफुल था। अपनी आंखें छोटी करते हुए वो कड़वाहट से भरा बूढ़ा गॉड जानना चाहता है कि रियोगा ने उसे क्यों जगाया। हमारे बंदे ने ये सब पहले ही सोच रखा था। वो अच्छी तरह जानता है कि वो किससे डील कर रहा है। ज़्यूस का बाप, वो टाइटन जो भविष्यवाणी सुनने के बाद अपने ही बच्चों को निगल गया था, सिर्फ इसलिए ताकि बाद में ओलंपस से हार जाए और दुनिया उसे भूल जाए। ऐसा गॉड तो बदले की आग में जल ही रहा होगा। इसलिए रियोगा सीधे काम की बात करता है। वो क्रोनोस को ओलंपस से उसका बदला लेने में मदद करेगा, बशर्ते वो टाइटन उसका गार्जियन कॉन्स्टलेशन बन जाए। क्रोनोस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि एक मामूली इंसान उस पर हुक्म चलाए। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो हमारे हीरो को वहीं खत्म करने की धमकी देता है, लेकिन हमारा बंदा पूरी तरह तैयार है। वो बिल्कुल शांत होकर वो उस कॉन्स्टलेशन को समझाता है और याद दिलाता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो बिना किसी गॉड की मदद के अकेले ही 9 स्टार हंटर बना था। वैसे भी वो घमंडी ज़्यूस और बाकी ओलंपस के गॉड्स पहले से ही रियोगा के दुश्मन हैं। हमारे बंदे का प्लान सिर्फ डेमेट्री और रोमनोव फैमिली को तबाह करने का नहीं है, वो तो पूरे के पूरे 7 बड़े घरानों का नामो निशान मिटाने की सोच रहा है। वो अपनी पहली चाल बताता है। वो कार्मेनिस फैमिली को खत्म करने वाला है, जो वो ताकतवर घराना है जो ओलंपस के कॉन्स्टलेशंस को अपने गार्जियन स्टार्स की तरह रखता है। उन्हें मिटाते ही ज़्यूस और उसके देवलोक का धरती से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही टाइटन के चेहरे पर एक डार्क मुस्कान आ जाती है। हमारे बंदे ने ऑफिशियली क्रोनोस का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। गिरा हुआ कॉन्स्टलेशन सीधे हमारे बंदे के मुंह पर हंसता है और उसके बदले के प्लान का मजाक उड़ाते हुए उसे बहुत छोटी चीज बताता है। हालांकि वो बूढ़ा टाइटन इस बात को जरूर मानता है कि एक मामूली इंसान का टाइम वाले आर्टिफैक्ट को चला लेना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी रुकावट सामने खड़ी है। जैसा कि गॉड बताता है, डिवाइन एनर्जी और एक नेक्रोमेंसर के डार्क रास्ते के बीच बहुत बड़ा फर्क है। एक ऐसा रास्ता जो सीधे कुदरत के नियमों के खिलाफ जाता है। पीछे हटने के बजाय रियोगा पलटकर जवाब देता है कि भले ही टाइम के कंट्रोल पर कॉन्ट्रैक्ट बनना नामुमकिन हो, पर अगर कटाई हार्वेस्ट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाए तो पूरा खेल ही बदल जाता है। कॉन्स्टलेशन कॉन्ट्रैक्ट का नियम इस बात पर डिपेंड करता है कि हंटर का नेचर गॉड की पावर से कितना मैच करता है।
चूंकि ये प्राचीन टाइटन हंसिए और कटाई का मालिक है, इसलिए उसका अनजाने में ही ग्रीम रीपर के साथ एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। फसल की कटाई और रीपर दोनों मौत और दोबारा जन्म के एक ही साइकिल में काम करते हैं, एक ऐसा अस्तित्व जो कुदरत के आम नियमों से बाहर है। एक मामूली इंसान से अपनी ही कॉस्मिक पावर्स की गहराई सुनकर वो गॉड सख्त गुस्से में आ जाता है, जिससे उस टूटे हुए मंदिर में प्रेशर खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है। हमारा बंदा तुरंत उस गुस्से से भरे टाइटन को समझाता है और साफ कह देता है कि झूठे घमंड में रहने से वो बस एक भूला हुआ, मिटता हुआ पुराना अवशेष बनकर रह जाएगा, जबकि ओलंपस के राजा और ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। लेकिन इसके बदले अगर वो हाथ मिला लें तो दोनों मिलकर ज़्यूस को एक एक करके गिरा सकते हैं, जिससे उस पुराने कॉन्स्टलेशन को उसकी खोई हुई शान वापस मिल जाएगी। रियोगा समझ जाता है कि ये दांव उसके पास आखिरी मौका है। एक तनाव भरे सन्नाटे के बाद वो प्राचीन गॉड आखिरकार मान जाता है और कबूल करता है कि बदले की आग उसके दिल से एक पल के लिए भी ठंडी नहीं हुई थी। पूरे कमरे में सुनहरी डिवाइन एनर्जी तेजी से घूमने लगती है और क्रोनोस हमारे हीरो को वार्न करता है कि एक इंसान के लिए अपने कॉन्स्टलेशन के नेचर को उलटना बहुत भारी पड़ेगा। इससे पहले कि रियोगा खुद को संभाल पाता, उसकी बर्दाश्त की हद परखने के लिए डिवाइन पावर का एक विशाल तूफान सीधे उससे आकर टकराता है। बिना इजाजत का इंतजार किए क्रोनोस अपनी एनर्जी उसके शरीर में भर देता है और ऑफिशियली हमारे बंदे को अपना डिवाइन प्रॉक्सी यानी अपना चुना हुआ संत बना देता है। होली एनर्जी के इस अचानक हमले से हमारा हीरो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके शरीर के अंदर नेक्रोमेंसी की सड़ी हुई पावर्स और डिवाइन ब्लेसिंग की चमक के बीच एक भयानक जंग छिड़ जाती है। ये टकराती हुई ताकतें उसकी बॉडी को चीर देने की धमकी देती हैं, पर हमारा बंदा इस दर्द को जबरदस्ती झेलता है, क्योंकि वो जानता है कि इस ट्रायल से जिंदा बचना ही अपना गार्जियन स्टार पाने का अकेला तरीका है। जब आखिरकार वो असहनीय दर्द कम होता है तो रियोगा इस थकावट से उबरने के लिए जापान में अपने होम टाउन वापस लौट आता है। ज्यादा देर नहीं लगती कि क्रोनोस सीधे उसके बगल में प्रकट हो जाता है। हालांकि वो कभी विशाल दिखने वाला टाइटन अब एक छोटे गोल मटोल तैरते हुए सोल में बदल चुका है। वो छोटा सा गॉड शहर की चमचमाती ऊंची इमारतों को देखता है और हैरान होकर कहता है कि वक्त की रफ्तार कितनी खूबसूरत और कितनी बेरहम हो सकती है। फिर बड़े कैजुअल अंदाज में हमारे बंदे से पूछता है कि उसे इस नए दौर के बारे में क्या लगता है। इसी बीच ग्लोबल हंटर इंटरफेस अपडेट होता है और उसमें दिखता है कि टाइटन ने एक नए टाइटल द हार्वेस्टर द जायंट हु डिफाइज हेवन के नाम से फिर से सेलेशियल रैंकिंग्स में एंट्री मार ली है। लेकिन अफसोस, इस भारी भरकम टाइटल से तुरंत कोई फायदा नहीं मिलता और रियोगा को अपने नए मालिक से एक भी एक्टिव ब्लेसिंग नहीं मिलती। मदद न मिलने की वजह यह है कि टाइटन एक भूला बिसरा गॉड है, जिसका मतलब है कि धरती पर उसके एक्टिव भक्तों का कोई मॉडर्न बेस न होने की वजह से उसके पास इस्तेमाल करने लायक पावर्स में बदलने के लिए कोई फेथ नहीं है। पावर न होने के बावजूद वो मिनी टाइटन अपनी कैद से आज़ाद होकर ही काफ़ी खुश लग रहा है। रियोगा समझ जाता है कि अब सारा बोझ उसी के कंधों पर है। उसे अपने गार्जियन स्टार को एक ग्रीन रीपर सेंट का रूप देना होगा और कुदरत के नियमों को तोड़ने की ऐसी कहानियां बनानी होंगी जिनकी मदद से इस कॉन्स्टलेशन को उसकी खोई हुई डिवाइन पावर वापस मिल सके। इस पर क्रोनोस कहता है कि सदियों तक सोने के बाद थोड़ा बेचैन होना तो नॉर्मल है और रियोगा को याद दिलाता है कि एक सेंट का पहला काम दुनिया में जाकर अपने गॉड का नाम रोशन करना होता है। इस टास्क की वजह से हमारा बंदा एक अजीब धर्म संकट में फंस जाता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट ने जबरदस्ती एक डार्क नेक्रोमांसर को एक होली प्रीस्ट के रोल में ढाल दिया है। उसका स्टेटस स्क्रीन इस चेंज को कंफर्म करता है, जहां उसे सेंट ऑफ द व्हाइट नाइट बताया जाता है और 30% होली एफिशिएंसी का बूस्ट मिलता है। इस अजीब हाइब्रिड स्टेटस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अपनी पुरानी डार्क मैजिक यूज करने पर उसे कोई पेनल्टी नहीं मिलती। सिस्टम उसे होली पावर को स्पिरिट पावर में आराम से कन्वर्ट करने की छूट देता है, जिससे उसे प्रीस्ट और मैजिक दोनों टाइप की स्किल्स और गियर इक्विप करने की अनोखी एबिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा वो लाइफ ड्रेन नाम की एक स्पेशल होली स्पेल अनलॉक करता है, एक ऐसी स्किल जो किसी का लाइफ फोर्स खींचकर सीधे फिजिकल स्टैट्स बढ़ा देती है, जिससे उसकी होली पावर पूरी तरह से मौत के रंग में रंग जाती है। जहां एक नॉर्मल सेंट सिर्फ होली पावर पर चलता है और एक नेक्रोमैंसर स्पिरिट पावर पर, वहीं एक ही हंटर में दो बिल्कुल अलग ताकतों का ऐसा मेल पहले कभी नहीं देखा गया। हमारा बंदा खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह पाता कि एक साथ दोनों क्लासेस की टॉप पावर्स इस्तेमाल करना कितना तगड़ा और ब्रोकन है। वो तैरता हुआ मिनी गॉड बस मुस्कुरा देता है और बताता है कि ये कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट बनते ही सोच समझकर बनाया गया था, क्योंकि एक सेंट तो अपने स्टार की ही परछाई होता है। ये जानकर रियोगा को राहत मिलती है कि क्रोनोस ने सच में आगे का सोच रखा था। अब वो अपनी इन दोनों पावर्स का टेस्ट लेने के लिए अपना ध्यान एक डंजन गेट की तरफ लगाता है जो खुलने ही वाला है, द एंशिएंट गार्डन। हमारा बंदा सीधे एंशिएंट गार्डन के गेट की तरफ बढ़ जाता है। इस दुनिया में गेट्स दूसरी डायमेंशन के रास्ते होते हैं, जिन्हें आमतौर पर दो टाइप्स में बांटा जाता है, फ्लूइड गेट्स जो बॉस और कोर खत्म होते ही गायब हो जाते हैं, और फिक्स्ड गेट्स जो हमेशा खुले रहते हैं। एंशिएंट गार्डन एक फिक्स्ड गेट है जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट 1 स्टार है, जो किसी भी बिगिनर के लिए एकदम परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है। रियोगा अपने आसपास नए हंटर्स की भीड़ को देखता है जो एक अच्छी पार्टी की तलाश में है।
अपनी पिछली जिंदगी में वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह था, जो इधर उधर भटकता रहता था, पर उसे कभी उसका साथ देने वाली सही टीम नहीं मिली। तभी एक पार्टी उसके पास आकर साथ में काम करने का ऑफर देती है, लेकिन हमारा हीरो साफ मना कर देता है। बाकी हंटर्स को तुरंत डाउट होता है कि एक बिगनर अकेले कैसे सर्वाइव करेगा, लेकिन टीम का एक बंदा कहता है कि अगर ये न्यूबी अकेले जाना चाहता है तो पक्का इसके पास कोई न कोई पावर जरूर होगी। उनकी इस शंका को नजरअंदाज करते हुए हमारा बंदा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अकेले ही पोर्टल के अंदर कदम रख देता है। जैसे ही वो एंशिएंट डंजन के अंदर पहुंचता है, डंजन का बेसिक पैटर्न बिल्कुल वैसा ही निकलता है जैसा उसने सोचा था। झाड़ियों में से एक अकेला गोब्लिन उस पर अचानक हमला करता है और हवा में छलांग लगा देता है। रियोगा बड़ी सफाई से साइड हट जाता है और अपने फ्यूचर के फाइटिंग एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करता है। जब वो मॉन्स्टर दूसरी बार हमला करता है तो हमारा बंदा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और उसकी गर्दन कसकर दबोच लेता है। वो अपनी क्लास की खास एबिलिटी एक्टिवेट करता है और लाइफ ड्रेन चलाने के लिए अपनी स्पिरिट पावर को प्योर होली पावर में कन्वर्ट कर देता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान वो नोटिस करता है कि होली पावर को कंट्रोल करना लगभग स्पिरिट एनर्जी को संभालने जैसा ही है। जैसे ही पावर सोखने का काम पूरा होता है, रियोगा उस सूखी हुई लाश को जमीन पर फेंक देता है। गोब्लिन की लाइफ फोर्स उसकी बॉडी में मिल जाती है, जिससे उसके फिजिकल स्टैट्स 0.5% बढ़ जाते हैं। चूंकि शुरुआती लेवल अप के लिए सिस्टम को 5 पूरे स्टार्ट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो हिसाब लगा लेता है कि सिर्फ 25 गोब्लिन्स को साफ करने से उसे एक पूरा लेवल मिल जाएगा, जो किसी भी बिगिनर हंटर के लिए बहुत ही तगड़ा स्पीड है। पास में ही तैरता हुआ मिनी क्रोनोस जोर जोर से डींगे मारने लगता है और हमारे हीरो से कहता है कि वो उसे इतना ब्रोकन बफ देने के लिए उसकी डिवाइन पावर की तारीफ करे। एक लाश मिलते ही हमारा बंदा अपना अगला कदम उठाने में बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करता। वो गिरे हुए मॉन्स्टर पर रेज अनडेड यूज करता है, जिससे वो तुरंत जिंदा हो जाता है। उसकी एडवांस क्लास कंपैटिबिलिटी की वजह से जॉम्बी के कंप्लीशन का लेवल बहुत हाई होता है, जिससे उसके बेस स्टैट 97.2% तक बढ़ जाते हैं। रियोगा समझ जाता है कि ये अकेला कठपुतली ही पूरे एंशिएंट गार्डन को साफ करने का काम एकदम आसान बना देगा। अगले ही पल झाड़ियों की सरसराहट से पता चलता है कि गोब्लिन्स का पूरा झुंड उसकी तरफ भागा चला आ रहा है। अपने नए मोहरे का टेस्ट लेने का ये एकदम सही मौका है। रियोगा अनडेड गोब्लिन को अटैक करने का हुक्म देता है और वो क्रीचर आगे बढ़कर अपनी ही प्रजाति को बुरी तरह काटने और चीरने लगता है। सामने वाले गोब्लिन्स वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, पर जब उनके हमलों से उस जिद्दी लाश को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। हमारा बंदा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये सब देखता है, क्योंकि वो जानता है कि एक लो लेवल मॉन्स्टर इस लेवल के अनडेड को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता। वो खुद भी जंग में कूद पड़ता है और लाइफ ड्रेन चलाने के लिए एक और छटपटाते हुए गोब्लिन को गर्दन से पकड़ लेता है। इससे पहले कि उसकी आगे वाली फौज बाकी झुंड का सफाया करे, रियोगा अपने जॉम्बी की छोड़ी हुई ताज़ा लाशों पर भी इस स्किल का टेस्ट करता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब उसे पता चलता है कि वो टारगेट के मरने के बाद भी लाइफ ड्रेन यूज कर सकता है, जिससे उसके स्टैट्स लगातार बढ़ते चले जाते हैं। वो डिसाइड करता है कि अब प्रोसेस को और तेज करने का टाइम आ गया है। बेसिक बात यह है कि बड़े बड़े नेक्रोमांसर्स का एक पुराना रूल है, जब तक वो एक अकेले दुश्मन को हरा सकते हैं, समझो आधी जंग तो वहीं जीत गए। दूसरे शब्दों में कहें तो पहली लाश हासिल करना ही असली रुकावट है। एक बार एक मोहरा कंट्रोल में आ गया तो फिर स्नोबॉल इफेक्ट बाकी का काम खुद ही संभाल लेता है। सिस्टम इंटरफेस लगातार अलर्ट से टिमटिमाता रहता है, जो उसे बताता है कि उसके अगले 4 जॉम्बीज का कंप्लीशन रेट बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे उसकी छोटी सी स्क्वाड गुफा में और अंदर बढ़ती है और सामने आने वाले हर गोब्लिन का सफाया करती है, उसके स्टैट्स एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं। हमारा बंदा नेक्रोमेंसर क्लास की इतनी जबरदस्त एफिशिएंसी को देखकर खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाता, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई अनडेड आर्मी स्टैट्स सोख रही है और ताज़ा लाशों को अपने वफादार गुलाम बना रही है। हालांकि फ्लोटिंग मिनी टाइटन बीच में बोल पड़ता है और अपने प्रॉक्सी को याद दिलाता है कि एक असली डिवाइन वॉरियर को डंजन रन के दौरान फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। रियोगा बस मुस्कुरा देता है और क्रोनोस को याद दिलाता है कि ये बेरहम एफिशिएंसी ही एक नेक्रोमेंसर के लड़ने का असली तरीका है। देखते ही देखते उसकी स्क्वाड में कुल 20 अनडेड हो जाते हैं, जो कि उसकी करंट स्टेज पर कंट्रोल करने की मैक्सिमम लिमिट है। रियोगा अपनी पूरी पलटन को आगे बढ़ने का हुक्म देता है, जो एक साथ हमला करके आसपास के सारे मॉन्स्टर डेंस पर छा जाती है। जैसे ही उसकी आगे की फौज अगले झुंड को कोने में घेरती है, अंधेरे में से एक जलता हुआ तीर सनसनाती हुई आता है और एक टारगेट को जा लगता है। रियोगा तुरंत अपनी अनडेड आर्मी को रोकता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि वो छिपे हुए आर्चर्स को सामने आने को कहता है। झाड़ियों में से 3 लोग बाहर निकलते हैं, बिल्कुल वही पार्टी जिसने एंट्रेंस पर उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की थी। लीडर आगे बढ़ता है, जॉम्बीज के झुंड को बहुत शक भरी नजरों से देखता है और हमारे बंदे की असली पहचान पूछता है। उनके चेहरों को देखकर हमारे हीरो का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है। वो अब उन्हें पहचान लेता है। वो कोई आम बिगनर्स नहीं है, वो कुख्यात ट्विन शैडो हंटर्स हैं, वही टीम जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसका असैसिनेशन करने की कोशिश की थी। ट्विन शैडो हंटर्स यूमा और युका रेंडो जुड़वा भाई बहन हैं। उसकी पिछली जिंदगी में उनसे लड़ना बहुत बड़े सिरदर्द का काम था, लेकिन हमारा बंदा इस वक्त बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि सच कहें तो वो जरा भी ताकतवर नहीं लग रहे हैं। और ये लॉजिकल भी है, ये देखते हुए कि इस टाइमलाइन में इस स्टेज पर वो सिर्फ 1 स्टार हंटर्स हैं। उस वक्त वो 2 लोगों की जोड़ी थे, इस करंट स्क्वाड की तरह 3 लोग नहीं थे।
मिनी टाइटन क्रोनोस बीच में बोलते हुए फुसफुसाता है कि अपने फ्यूचर के दुश्मनों को टाइम से पहले ही मार देना बेहतर है, पर हमारा बंदा कोई टेंशन नहीं ले रहा है। चूंकि इन लोगों को अभी तक उसकी सुपारी नहीं मिली है, इसलिए वो उससे कोई असली दुश्मनी नहीं रखते हैं। तभी टीम लीडर रियोगा से उन जॉम्बीज के बारे में पूछता है जिन्हें वो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि नेक्रोमैंसर क्लास के बारे में अभी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। रियोगा बड़े कूल अंदाज में बात टाल देता है और कहता है कि ये उसके यूनिक समन्स हैं। इसी बीच हमारे बंदे का दिमाग चल रहा होता है, उसे अपना सामान और लूट उठाने के लिए कोई चाहिए, और चूंकि ज्यादातर लोग पैसों के लिए ही हंटर बनते हैं, इसलिए वो उन्हें अपना पार्टनर बनने की डील ऑफर करने का डिसाइड करता है। उसे माना स्टोन्स संभालने के लिए बंदे चाहिए, इसलिए वो उन्हें 8.2 के बंटवारे का ऑफर देता है। चूंकि रियोगा 100% भारी काम और मॉन्स्टर्स को मारने का काम खुद करेगा, इसलिए ट्विन शैडोज बस आराम से बैठकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तीनों उसे एकदम हैरान होकर घूरते रहते हैं। एक सेकंड बाद वो थोड़ा दूर जाके आपस में बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। बहन युका लीडर को वार्न करती है कि हमारे बंदे पर भरोसा न करे, और याद दिलाती है कि किसी ने आज तक किसी को जॉम्बीज समन करते नहीं देखा है। रियोगा सच में बोर हो रहा है, क्योंकि उनकी ये छोटी सी डिस्कशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिरकार वो वापस आते हैं। लीडर 5.5 का आधा आधा बंटवारा करने का दबाव बनाता है और तर्क देता है कि इतने पर भी उनकी 3 लोगों की टीम के हर मेंबर को सिर्फ 1.7 के आसपास ही मिलेगा। हमारा बंदा उसकी बात वहीं काट देता है और सख्त 7.3 के रेशियो पर डील पक्की करता है। लेना है तो लो वरना निकलो। लीडर यूमा जॉम्बी आर्मी के साइज को देखता है और आखिरकार मान जाता है। तीसरा टीम मेंबर हाइबारा इस डील को लेकर बहुत घबराया हुआ लगता है, पर यूमा उसे तुरंत तसल्ली देता है। वो फुसफुसाकर कहता है कि अगर रियोगा सच में उन्हें मारना चाहता तो उनकी लाशें अब तक जमीन पर तड़प रही होती। यूमा शांति से सिचुएशन को एनालाइज करता है और नोटिस करता है कि हमारा बंदा बिना किसी नॉर्मल हंटर इक्विपमेंट के डंजन में घुसा था। कॉन्फिडेंस का ये लेवल चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि वो सीक्रेटली कोई बहुत बड़ा तोप है। यूमा हिसाब लगा लेता है कि उसके पीछे चलने में ही तगड़ा पैसा कमाने का पक्का रास्ता है। सीन कट होता है कुछ घंटों बाद पर, और जुड़वा भाई बहन हाइबारा के साथ माना स्टोन्स निकालने की इस खतरनाक मजदूरी से पूरी तरह पस्त हो चुके हैं। यूमा मॉन्स्टर कोर्स के एक छोटे से पहाड़ के पास खड़ा है। हालांकि उसे अच्छी खासी लूट की उम्मीद थी, पर इतनी भारी मात्रा में माल मिलना उसकी सोच से भी बिल्कुल बाहर है। दूसरी तरफ हमारा बंदा गोब्लिन्स के एक और झुंड की लाइफ फोर्स सोखने में बिजी है और कैजुअली टीम को ताज़ा लाशों से स्टोन्स निकालते रहने की हिदायत दे रहा है। यूमा एक छोटे से ब्रेक की रिक्वेस्ट करता है। रियोगा अपनी पलटन को संभालने में इतना खोया हुआ है कि वो तुरंत जवाब भी नहीं देता। कुछ सेकंड बाद वो आराम से ब्रेक लेने के लिए हाँ कर देता है और उनसे कहता है कि कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तीनों बस थोड़ी चिढ़ के साथ उसे देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या ये बंदा इंसान भी है। उस एरिया से सारे खतरों का सफाया होने के बाद रियोगा अपनी कैरेक्टर शीट चेक करता है। सिर्फ 3 घंटे के अंदर उसके टोटल स्टैट्स 21.2% बढ़ चुके हैं, जिससे उसकी करंट पावर एक लेवल 4 हंटर के बराबर हो गई है। लाइफ ड्रेन की इस ब्रोकन एफिशिएंसी को देखकर वो सच में इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने अपने शुरुआती गेम के लेवलिंग गोल्स को आसानी से पूरा कर लिया है। अब उसका ध्यान बॉस मॉन्स्टर को गिराने पर जाता है। तभी सही मौके पर झाड़ियां हटती हैं और खुद को साउथ का राजा कहने वाला गोब्लिन शामन एक बहुत बड़ी बैकअप आर्मी के साथ सामने आता है। हमारा बंदा तुरंत उस हरे रंग के मॉन्स्टर का मजाक उड़ाता है, जिससे युका घबराकर उसे वार्न करती है कि शामन को मत उकसाए। बॉस जोर से चिल्लाकर हुक्म देता है और अपने चेलों को उस घमंडी इंसान को कुचलने और घुटनों पर लाने का ऑर्डर देता है, पर रियोगा बस इशारा करता है और अपनी अनडेड पलटन को उस जिंदा झुंड पर तब तक टूटने का हुक्म देता है जब तक कि कुछ बच न जाए। जिंदा और मुर्दा की फौज के बीच एक भयानक जंग छिड़ जाती है। एक फुर्तीला गोब्लिन रियोगा के एक जॉम्बी को पूरी तरह तबाह कर देता है, पर हमारा बंदा पलक तक नहीं झपकाता। वो तुरंत खाली स्लॉट को भरने के लिए एक नई लाश को टारगेट करता है। नया बना अनडेड गोब्लिन जमीन से उठ खड़ा होता है और सीधे सामने वाले जिंदा गोब्लिन का हाथ उखाड़ फेंकता है। यूमा इस पागलपन को देखता रह जाता है और हैरान होता है कि गिनती में बहुत कम होने के बावजूद रियोगा की टीम का पलड़ा भारी है। आखिरकार उसे उस क्लास का असली खौफ समझ आता है, जो लाशों को तुरंत अपनी फौज में बदल देती है। अपनी फ्रंट लाइन को टूटते देख गोब्लिन शामन एक डार्क स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है। एक खून से लाल चमक जिंदा गोब्लिन आर्मी की आंखों में भर जाती है और एक नकली हिम्मत की वेव उनके स्टैट्स को बढ़ा देती है। बॉस घमंड में हंसने लगता है। उसे अपने उस यूनिक टोटम स्टाफ पर पूरा भरोसा है, जो एक साथ उसके साथियों को बफ देता है और दुश्मनों को भारी डिबफ देता है। लेकिन हमारा बंदा बस मुस्कुराता है, अपनी फ्रंट लाइन के ठीक पीछे खड़ा होकर। सच तो ये है कि रियोगा का एक चालाक जॉम्बी पहले ही इस अफरा तफरी के बीच से निकलकर शामन के उस कीमती टोटम स्टाफ को दबोच चुका है। बॉस नीचे देखता है, एकदम हैरान कि एक इंसान का समन उसके पवित्र आर्टिफैक्ट को छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसे और चिढ़ाने के लिए रियोगा अपने मोहरे को छड़ी को मरोड़ने का हुक्म देता है। स्टाफ मिट्टी में गड़ जाता है और हमारे बंदे के जॉम्बीज गोब्लिन्स की लाइंस पर लगातार हमला करके उनका फॉर्मेशन तोड़ देते हैं। झल्लाकर और मजबूर होकर शामन तुरंत अपना सबसे बड़ा तुरूप का इक्का एक्टिवेट करता है, मैडनेस मैजिक। तुरंत बचे हुए गोब्लिन्स पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी 50% तक बढ़ जाती है। पावर के इस अचानक उछाल से आगे की फौज संभल नहीं पाती। वो बौराए हुए मॉन्स्टर्स समन्स को फाड़ने लगते हैं
और रयोगा की फ्रंट लाइन को तेजी से कम करते हुए सिर्फ 8 एक्टिव अनडेड छोड़ते हैं। बढ़ते हुए रायते को देखकर रयोगा शांति से प्रॉब्लम की असली जड़ को पकड़ता है। बॉस की पावर पूरी तरह से उस स्टाफ पर टिकी है। शामन इस छोटी सी जीत को अपने सिर पर चढ़ाकर बेवकूफ़ों की तरह हमारे बंदे का मजाक उड़ाता है और डींगे मारता है कि ये टोटम पवित्र हड्डियों से बना है और इसमें गोब्लिन नस्ल के दुश्मनों की नफरत भरी है। ये खास जानकारी ही रयोगा के काम आती है। हमारे बंदे के चेहरे पर एक डार्क मुस्कान आ जाती है जैसे ही वो बोन कंट्रोल एक्टिवेट करता है। हाथ के एक झटके के साथ वो बोन स्टाफ शामन की पकड़ से छूटकर सीधा गुफा के पार रयोगा के हाथों में आ गिरता है। इस अचानक हुई चोरी से मैडनेस मैजिक अचानक बीच में ही कट जाता है। बॉस वहां एकदम सन्न खड़ा रह जाता है, इस करतब से पूरी तरह भौचक्का होकर। मॉन्स्टर्स की किस्मत और खराब करते हुए स्पेल के अचानक कैंसिल होने से एक भयानक मैजिकल बैकलैश होता है जिससे बचे हुए गोब्लिन्स की स्ट्रेंथ और एजिलिटी उनके बेसिक स्टैट से भी नीचे गिर जाती है। उस इनाम को हाथ में पकड़े हुए हमारा बंदा थर थर कांपते शामन को देखता है और मजे लेते हुए उसे अपना वो छोटा सा स्पेल एक बार फिर चलाने का चैलेंज देता है। उस टोटम को पकड़े हुए रयोगा नोटिस करता है कि इस बोन स्टाफ का रिस्पॉन्स टाइम नॉर्मल स्केलेटन से काफी तेज है, जो कि इस आर्टिफैक्ट में भरी नफरत का सीधा नतीजा है। हथियार को थोड़ा तिरछा करके ताकि उसका नुकीला सिरा कांपते हुए शामन की तरफ हो, हमारा बंदा बोन कंट्रोल का इस्तेमाल करके उस स्टाफ को सीधे मॉन्स्टर के आर पार उतार देता है। वो तुरंत लाइफ ड्रेन एक्टिवेट करता है और एनर्जी का ऐसा तूफान सोखता है जिससे उसके स्टैट्स नॉर्मल गोब्लिन से मिली पावर से कहीं ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही काम खत्म होता है उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। वो आगे बढ़कर बॉस का खून बड़े ध्यान से इकट्ठा करता है, ये पक्का करते हुए कि वो उसकी ताकतवर लाइफ फोर्स की एक एक बूंद सोख ले। अपनी आगे की फौज की तरफ मुड़कर वो थके हारे न्यूबीज को कैजुअली ये सारा झंझट वाला सफाई का काम संभालने को कहता है। तीनों हरी चमड़ी वाली लाशों के उस कत्लेआम को देखते हैं और लाशों के इस बड़े पहाड़ को देखकर पूरी तरह सुन पड़ जाते हैं कि अब उन्हें इन सब से माना स्टोन्स निकालने पड़ेंगे। कुछ ही देर बाद वो चारों एंशिएंट गार्डन के गेट से बाहर निकलते हैं। तीनों साथी एकदम मरे हुए से लग रहे हैं, उनकी एनर्जी पूरी तरह निचोड़ चुकी है। जैसे ही वो अपनी इस भारी भरकम लूट को बाहर लाते हैं, आसपास देखने वाले लोग यकीन न करते हुए बुदबुदाने लगते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ 4 लोगों की स्क्वाड ने मॉन्स्टर स्टोन्स का इतना बड़ा पहाड़ कैसे निकाल लिया। रयोगा अपनी टीम की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उन्हें ये माल सीधे अकीहाबारा की मार्केट शॉप्स में बेच देना चाहिए। यूमा सलाह देता है कि बेहतर मार्केट प्राइस पाने के लिए वो खुद सामान को ट्रांसपोर्ट करें और हमारे बंदे से पूछता है कि क्या वो उन पर इतना भरोसा करता है कि डील संभालने दे। रयोगा मजे लेते हुए हंसता है और याद दिलाता है कि वो आज ही मिले हैं, इसलिए भरोसे की बात करना थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, पर वो तुरंत इसे एक मजाक की तरह उड़ा देता है और उन्हें सेल संभालने का ग्रीन सिग्नल दे देता है। यूमा हिसाब लगाता है कि पूरी लूट से आराम से 6 मिलियन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अलग होने से पहले हमारा बंदा चेक करने के लिए शामन का बोन स्टाफ निकालता है। यूमा बोल पड़ता है और उसे वार्न करता है कि ये वेपन आम हंटर्स के लिए बिल्कुल बेकार है क्योंकि इसकी क्लास रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से मेल नहीं खाती। सिस्टम इस स्टाफ को होली स्पेल्स को बूस्ट करने के लिए प्रीस्ट क्लास तक सीमित रखता है, पर इसकी अपनी पावर स्पिरिट पावर को बढ़ाती हैं, एक ऐसी पावर जो प्रीस्ट्स स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारे बंदे के लिए एकदम परफेक्ट वेपन है जो अकेले ही दोनों को कंट्रोल करता है। रयोगा इस आर्टिफैक्ट को रखने का डिसाइड करता है और यूमा से कहता है कि इसका खर्चा उसके प्रॉफिट के शेयर से काट ले। हालांकि जुड़वा भाई बहन और हाइबारा साफ मना कर देते हैं कि वो उससे पैसे नहीं लेंगे और कहते हैं कि उन्हें इतना बड़ा फायदा सिर्फ उसकी अकेले की दमदार कैरिंग की वजह से ही मिला है। पूरी टीम अपने लीडर की बात पर तुरंत सहमति में सिर हिलाती है। हमारे बंदे को उनकी टीम की ये ट्यूनिंग सच में पसंद आने लगती है और वो इन खास न्यूबीज के साथ आगे भी काम करने के बारे में सोचता है। अगले दिन मिलकर हंटिंग करने का काम जारी रहता है। हालांकि स्टोन्स उठाने की इस खतरनाक मजदूरी से न्यूबीज की बस होने में ज्यादा देर नहीं लगती। वो खुलकर शिकायत करते हैं कि उनके बैग्स पूरी तरह भर चुके हैं और आज के लिए काम बंद करने का सजेशन देते हैं। रयोगा आराम से उन्हें शहर वापस जाने की परमिशन दे देता है, जबकि वो अकेले हंटिंग जारी रखने के लिए एक दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। पास में ही तैरता हुआ मिनी टाइटन उसकी इस चालाक चाल को नोटिस करता है और उसे समझ आ जाता है कि हमारा बंदा जानबूझकर अलग होने का प्लान बनाया था। अपने अगले गोल के लिए रयोगा किसी भी हालत में कोई चश्मदीद गवाह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हमारा हीरो सीधे एंशिएंट गार्डन के उत्तरी दलदल की तरफ बढ़ जाता है, जो कि बड़े और खतरनाक फ्रॉगमेन से भरा एक हाई लेवल जोन है। वो अपनी अनडेड गोब्लिन स्क्वाड को हमला करने का हुक्म देता है, पर वो पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले मॉन्स्टर्स तुरंत बढ़त बना लेते हैं। रयोगा को इस मुश्किल का अंदाजा पहले से था। वो जानता था कि इन क्रीचर्स के बेस स्टैट्स गोब्लिन्स के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। जैसे ही उसकी जॉम्बी फ्रंटलाइन एक एक करके खत्म होने लगती है, वो बोन कंट्रोल का इस्तेमाल करके उस चुराए हुए स्टाफ को सीधे पास के एक फ्रॉगमैन की तरफ फेंकता है। हालांकि मॉन्स्टर की मोटी और चिकनी चमड़ी एक नेचुरल आर्मर का काम करती है जो हथियार के चुभने वाले डैमेज को काफी हद तक रोक लेती है। फ्रॉगमैन एक घमंडी मुस्कान देता है जिससे हमारा बंदा बुरी तरह चिढ़ जाता है। जवाब में रयोगा उस स्टाफ को क्रीचर के शरीर में और गहरा घोंप देता है और एक बड़ा क्रिटिकल हिट देने के लिए उस वार में अपनी पूरी स्पिरिट पावर भर देता है। उस स्टाफ को अपने मेन वेपन की तरह इस्तेमाल करते हुए वो एक एक करके उन मॉन्स्टर्स का शिकार करना शुरू कर देता है। अपने बचे हुए अनडेड को संभालने और साथ ही हवा में तैरते हथियार को कंट्रोल करने के भारी दबाव की वजह से उसकी पावर तेजी से खत्म होती है,
जिससे उसकी स्पिरिट पावर सीधे 35% गिर जाती है। बिल्कुल वक्त बर्बाद न करते हुए वो उस मरे हुए फ्रॉगमैन पर अपना रीएनिमेशन स्पेल चलाता है, एक ऐसी प्रोसेस जो उसकी बची हुई स्पिरिट एनर्जी को 20% तक नीचे गिरा देती है। चेहरे से पसीना बहने के बावजूद हमारे बंदे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इस थकावट को झेल सकता है। जैसे ही उसका नया अनडेड फ्रॉगमैन अपनी ही प्रजाति का सफाया करना शुरू करता है, जब तक वो काम खत्म करता है, उसकी इस सुपरफास्ट हंटिंग की वजह से उसका लेवल सीधा 16 तक पहुंच जाता है। हमारे बंदे को अपनी पुरानी पावर वापस आती महसूस होती है और वो मन ही मन अपने फ्यूचर के दुश्मनों को चैलेंज देता है कि वो उसका इंतजार करें और वादा करता है कि वो उन्हें उनकी सोच से भी बहुत पहले खत्म कर देगा। कुछ ही देर बाद वो एक फ्रॉगमैन का दिल लेकर एक अकेली गुफा की तरफ बढ़ता है। क्रोनोस तैरता हुआ पास आता है और उसके इस बड़े प्लान के बारे में जानना चाहता है, पर रियोगा उस मिनी टाइटन को चुप रहने को कहता है ताकि वो अपना पूरा ध्यान लगा सके। उसके प्लान में गोब्लिन शामन के खून को सीधे फ्रॉगमैन के दिल के कोर पर गिराना शामिल था। डंजन के इन दोनों दुश्मन गुटों की ताकतों को मिलाकर वो एक हिडन एनवायरमेंटल ट्रिगर को एक्टिवेट कर देता है, एंशिएंट गार्डन का एक ऐसा सीक्रेट जिसे उसकी पिछली जिंदगी में कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। तुरंत ही पूरी गुफा बदलने लगती है और उसे सीधे एंशिएंट प्रोविंग ग्राउंड में पहुंचा देती है। हमारा बंदा उस लेजेंडरी ट्रायल जोन को चारों तरफ देखता है, एक ऐसा एरिया जिसे वो अपनी पहली जिंदगी में कभी अनलॉक नहीं कर पाया था। तभी सही मौके पर बख्तरबंद पैरों की एक विशाल जोड़ी डायमेंशनल रिफ्ट को चीरती हुई बाहर आती है। एक सिस्टम अलर्ट चमकता है जो उसे बताता है कि ये प्रोविंग ग्राउंड सख्त सोलो प्लेयर लिमिट को लागू करता है। ये ट्रायल मांग करता है कि चैलेंजर अपनी कॉस्मिक क्षमता और असली हिम्मत दोनों को साबित करे। धुआं हटता है और उसके सामने उसके दुश्मन का खौफनाक रूप सामने आता है, एक विशाल हाई टियर ड्रैकोनियन वॉरियर। उसकी आंखों के सामने एक टाइमर चालू हो जाता है जो उसे ट्रायल क्लियर करने और सबसे बड़ा इनाम जीतने के लिए पूरे 10 मिनट की सख्त लिमिट देता है। हमारे बंदे को बस टाइम खत्म होने तक इस हमले के सामने टिके रहना है। ये एंशिएंट प्रोविंग ग्राउंड असल में कॉन्स्टलेशंस द्वारा डिजाइन किया गया एक खास एरिया है ताकि वो इंसान हंटर्स में से टॉप फाइटर्स को चुन सकें और उन्हें सीधे अपनी प्रेस्टीजियस ड्रैगन लीजन में शामिल कर सकें। इस डायमेंशन में तैनात ये स्पेशल फाइटर्स सिर्फ नए चैलेंजर्स का टेस्ट लेने के लिए ही मौजूद हैं। जब सिस्टम नोटिफिकेशन 10 मिनट तक इस जंग में टिके रहने का टारगेट दिखाता है तो क्रोनोस तुरंत ताना मारता है और हमारे बंदे को चिढ़ाता है कि वो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। वो मिनी टाइटन तो यहाँ तक मजाक बना देता है कि उसे एक नया सेंट ढूंढना पड़ेगा जो उसकी जगह ले सके, जिससे हमारा हीरो बुरी तरह चिढ़ जाता है। रियोगा इन फालतू बातों को नजरअंदाज करता है और ट्रायल के सिस्टम को एनालाइज करता है। वो समझ जाता है कि भले ही उस ड्रैकोनियन की असली पावर को 1 स्टार रैंक के हिसाब से कम कर दिया गया है, फिर भी आने वाली फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। वो बख्तरबंद वॉरियर आगे की तरफ लपकता है, पर हमारा बंदा बड़े आराम से हाथ का इशारा करके उसे रुकने को कहता है। दुश्मन की तरफ पीठ करके रियोगा अपनी अनडेड स्क्वाड में तेजी से बदलाव करने पर ध्यान लगाता है और मजे लेते हुए कहता है कि बड़े से बड़े विलन्स के पास भी हीरो के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस पूरा होने का इंतजार करने का टाइम होता है। वो जहरीले पॉइजन प्लेग का खून सीधे अपने समन्स के अंदर डाल देता है। अनडेड मॉन्स्टर्स का मांस उबलने और बदलने लगता है और वो नॉर्मल स्क्वाड से तुरंत जहरीले प्लेग जॉम्बीज में बदल जाते हैं। यहाँ तक कि वो पुराना टाइटन भी फाइट के बीच इस जबरदस्त अपग्रेड को देखकर इंप्रेस हो जाता है, जिससे रियोगा घमंड से क्रोनोस को याद दिलाता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे ही मास्टर नेक्रोमांसर के टाइटल पर नहीं बैठा था। अपने दुश्मन की तरफ वापस मुड़ते हुए हमारा बंदा इशारा करता है कि मैच अब ऑफिशियली शुरू हो सकता है। ड्रैकोनियन चिढ़कर अपने दांत पीसता है और सीधे हमारे हीरो पर अपने नुकीले पंजों से हमला कर देता है। इससे पहले कि वार लग पाता, प्लेग जॉम्बीज की पूरी पलटन उस वॉरियर पर टूट पड़ती है और उसके चमड़े को फाड़ने की कोशिश करने लगती है। मॉन्स्टर एक जॉम्बी को पंच मारकर दूर फेंकता है, पर एक बेहद खतरनाक लेवल 12 का एसिड तुरंत उसके पंजे पर चिपक जाता है। रियोगा ने जानबूझकर अपने फ्रॉगमैन के फिजिकल स्ट्रेंथ स्टैट्स की कुर्बानी दी थी, जो रीएनिमेशन के बाद पहले ही डबल हो चुके थे, और उस पूरी पावर को प्योर गाढ़े जहर में बदल दिया था। जैसे ही वो जहर वॉरियर के शरीर में फैलता है, उसकी एजिलिटी और स्ट्रेंथ के स्टैट्स तेजी से गिरने लगते हैं। अपनी पूरी हिम्मत की दहाड़ के साथ ड्रैकोनियन अपनी अंदरूनी एनर्जी का इस्तेमाल करके चिपके हुए जॉम्बीज को उड़ा देता है और अपनी नजरें वापस हमारे हीरो पर टिका देता है। रियोगा अपनी जगह पर डटकर खड़ा रहता है और मन ही मन उस मॉन्स्टर की तारीफ करता है कि वो उसके बनाए इस जानलेवा प्लेग को झेल गया। अपने अगले कदम के लिए वो उस बोन स्टाफ को उठाता है और उसकी शील्ड को मजबूत करने के लिए उसमें भारी मात्रा में स्पिरिट पावर भर देता है। ड्रैकोनियन इतनी पूरी ताकत से सीधे बैरियर से टकराता है कि शील्ड पूरी तरह टूट जाती है, पर उस बैरियर का टूटना ही वो मौका था जिसका हमारा बंदा इंतजार कर रहा था। बोन कंट्रोल का इस्तेमाल करके रियोगा स्टाफ को आगे फेंकता है और नुकीली हड्डियों को सीधे उस वॉरियर के हाथ के आर पार उतार देता है। बॉस के फंसते ही जॉम्बीज का झुंड वापस उस पर टूट पड़ता है और उस कमजोर पड़ चुके टारगेट को बुरी तरह काटने और चीरने लगता है। वो जिद्दी वॉरियर बदहवासी में वापस लड़ता है और अपनी पकड़ में आए एक और अनडेड फ्रॉगमैन को पूरी तरह से मसल देता है, पर हमारा हीरो देख सकता है कि दुश्मन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। एक भारी आवाज के साथ ड्रैकोनियन गुफा के फर्श पर गिर जाता है। रियोगा अपने बोन स्टाफ को वापस बुलाता है, अपनी स्पिरिट पावर को बड़े आराम से प्योर होली पावर में कन्वर्ट करता है
और उस गिरे हुए बॉस को सोखने के लिए लाइफ ड्रेन यूज कर देता है। एक बड़ा सिस्टम अलर्ट कंफर्म करता है कि उसने एंशिएंट प्रूविंग ग्राउंड को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है, जिससे क्रोनोस पूरी तरह भौचक्का रह जाता है कि एक मामूली इंसान इस लेवल पर ड्रैगन नस्ल के मेंबर को अकेले हराने में कामयाब रहा। हमारा बंदा उस तैरते हुए मिनी गॉड को इग्नोर करके अपने ऑफिशियल क्लियर रिवॉर्ड को चेक करता है, द क्रेस ऑफ एंड्योरेंस। यह रेयर पैसिव बफ आने वाले 40% डैमेज को रोक देता है और साथ ही माना रीअलाइनमेंट की स्पीड को 20% बढ़ा देता है। भले ही ये रिवॉर्ड बिना किसी शक के टॉप टियर है, पर एक असली नेक्रोमांसर जानता है कि असली इनाम तो उस हाई ग्रेड ड्रैकोनियन वॉरियर की ताज़ा लाश है। रियोगा तुरंत उस लाश को बदलने का प्लान बनाने लगता है, एक ऐसे स्पेशल समन में जो अपने पुराने जीवित रूप से भी बहुत आगे निकल जाएगा। हालांकि इस लेवल का हाई ग्रेड रीएनिमेशन करने के लिए उसे एडवांस एल्केमी टूल्स के एक खास सेट की जरूरत है। उसकी पिछली टाइमलाइन की यादें उसे एक जीनियस लेकिन सनकी एल्केमिस्ट की तरफ ले जाती हैं, जो एक रिसर्च लैब चलाता था। ये हिसाब लगाकर कि उस बंदे ने इस दौर में भी अपनी लैब खोल ही ली होगी, हमारा बंदा सीधे किशु प्रीफेक्चर के लिए निकल जाता है। दुकान की हालत बिल्कुल वैसी ही खस्ता हाल है जैसी रियोगा को अपनी पिछली जिंदगी से याद थी। तभी सही मौके पर अंदर से एक जोरदार मैजिकल धमाका होता है और दरवाजों से धुएं का घना गुबार बाहर निकलता है। इस अफरा तफरी से कंफर्म हो जाता है कि वो एल्केमिस्ट जरा सा भी नहीं बदला है। बुरी तरह खांसते हुए वो सनकी एल्केमिस्ट आखिरकार ताज़ी हवा में बाहर आता है। ये बिखरे बालों वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि रेनिया शिन्या है, फ्यूचर का लेजेंडरी हस्ती जो आगे चलकर दुनिया के सबसे फेमस मास प्रोड्यूस मिड टियर पोशन का फॉर्मूला डिस्कवर करेगा। रियोगा आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बड़े कैजुअल अंदाज में दुकान के हाई ग्रेड एल्केमी टूल्स उधार मांगता है। चश्मा पहने वो दुकानदार मुंह बनाता है और इस बात से बिल्कुल चिढ़ जाता है कि एक अनजान न्यूबी उसकी प्राइवेट रिसर्च लैब को किसी किराए की दुकान की तरह समझ रहा है। हमारा बंदा तुरंत डील को और मजेदार बना देता है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि ये सौदा दोनों के फायदे का होगा, क्योंकि वो रेनिया के इस फेल हुए पोशन प्रोजेक्ट को स्टेबल करने में उसकी मदद कर सकता है। रेनिया एकदम सन्न रह जाता है और पूरी तरह भौचक्का हो जाता है कि एक बिल्कुल अनजान बंदा उसकी इतनी सीक्रेट और डेंजरस रिसर्च के बारे में कैसे जान सकता है। उस बंदे के शक को इग्नोर करते हुए रियोगा उसे पीछे छोड़ते हुए काम शुरू करने के लिए लैब के अंदर घुस जाता है। कुछ ही मिनटों बाद हमारा बंदा उस एल्केमिस्ट की आंखों के सामने ही उस डेंजरस लिक्विड को एकदम परफेक्टली स्टेबल करके उसकी बोलती बंद कर देता है। रियोगा बड़ी आसानी से उसी एडवांस कंपाउंड मेथड का इस्तेमाल करता है जिसकी खोज रेनिया खुद अगले कई सालों तक नहीं करने वाला था। रिजल्ट्स का टेस्ट लेने के लिए हमारा बंदा एक छोटी ब्लेड लेता है, अपनी बांह पर एक साफ कट लगाता है और उस स्टेबल लिक्विड की कुछ बूंदें सीधे जख्म पर डाल देता है। पोशन तुरंत उसकी स्किन पर रिएक्ट करता है और तेजी से मांस को आपस में जोड़ देता है जब तक कि हाथ बिल्कुल ठीक ना हो जाए। रेनिया के चेहरे पर खुशी की एक बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो उस कीमती शीशी को छीनने के लिए पागलों की तरह आगे झपटता है, पर हमारा बंदा बड़ी सफाई से पोशन को उसकी पहुंच से दूर कर लेता है और पूरी बाजी अपने हाथों में रखता है। वो पहले से जानता है कि रेनिया उस मिक्सचर को स्टेबल करने वाले एडवांस फॉर्मूले को जानने की उत्सुकता में जल रहा है। रियोगा एक साफ ट्रेड का ऑफर देता है, परफेक्ट पोशन सीक्वेंस का सीक्रेट, लेकिन तभी जब वो एल्केमिस्ट उसके खुद के प्रोजेक्ट में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो। शुरुआत में हमारा बंदा यहाँ सिर्फ कुछ हाई ग्रेड एल्केमी टूल्स उधार लेने आया था, पर उसे तुरंत एक और काम का एसेट या यूं कहें कि एक नया गुलाम बनाने का एकदम सही मौका दिख जाता है। वो एल्केमिस्ट को एक जॉइंट पार्टनरशिप का ऑफर देता है और पोशन की रॉयल्टी पर 60-40 के बंटवारे के बदले अपना एडवांस फॉर्मूला और फ्यूचर का कंपाउंड नॉलेज शेयर करने का वादा करता है। जाहिर है हमारा हीरो बड़प्पन दिखाते हुए 40% का छोटा हिस्सा लेने पर राजी होता है। रेनिया के चेहरे पर लालच का वो रिएक्शन देखकर रियोगा पहले से ही जान जाता है कि वो सन की साइंटिस्ट सीधा उसके जाल में फंस चुका है। रेनिया थोड़ा हिचकिचाता है और आखिरकार रियोगा को अपनी लैब की जगह इस्तेमाल करने देने पर मान जाता है, लेकिन बाकी शर्तों पर अड़ा रहता है। हमारे बंदे को कोई टेंशन नहीं है। वो अपनी स्टोरेज रिंग में हाथ डालकर ड्रैकोनियन वॉरियर की लाश निकालता है, जिसे देखते ही साइंटिस्ट की आंखें भारी उत्सुकता से फटी की फटी रह जाती हैं। रियोगा कैजुअली उसे पास बुलाता है और उसे करीब से देखने और तैयारी में मदद करने का इन्विटेशन देता है, पर रेनिया गुस्से में तुरंत पलटकर जवाब देता है और हमारे बंदे को याद दिलाता है कि अभी तक उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, इसलिए उसे लैब की जगह के अलावा कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। पास में तैरता हुआ क्रोनोस उस इंसान की हाई लेवल सावधानी पर कमेंट करता है। उस चश्मे वाले बंदे की दुखद पास्ट स्टोरी जानकर रियोगा कहता है कि उसका इतना सतर्क रहना पूरी तरह से वाजिब है। उसकी पिछली जिंदगी में रेनिया डीजल कॉर्पोरेशन के लिए काम करता था, जो एक टॉप टियर रिसर्च कंपनी थी। हालांकि उसके भ्रष्ट बॉस ने उसके क्रांतिकारी काम का पूरा क्रेडिट खुद चुरा लिया और उसे जलील करके इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। वही धोखा दूसरों पर उसके इस अविश्वास की इकलौती वजह है। जब क्रोनोस बुदबुदाता है कि इंसानों की दुनिया पूरी तरह स्वार्थ से भरी है, तो हमारा बंदा उस प्राचीन टाइटन को याद दिलाता है कि कॉन्स्टलेशंस की दुनिया भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। अपने टारगेट की तरफ वापस मुड़ते हुए रियोगा एल्केमिस्ट से कहता है कि वो फिर भी उसकी मदद कर दे और याद दिलाता है कि ये प्रोजेक्ट ये देखने का एकदम सही मौका है कि हमारे बंदे के पास एक वर्दी पार्टनर बनने का टैलेंट है या नहीं। इसमें कोई असली नुकसान न देखते हुए रेनिया रियोगा के हाथ से टूल्स ले लेता है और दोनों सीधे काम पर लग जाते हैं।
ज्यादा देर नहीं लगती कि हमारा हीरो इंस्ट्रक्शंस देने लगता है और अनजाने में उस बेचारे साइंटिस्ट को अपना पर्सनल लैब असिस्टेंट बना देता है। रेनिया कमांड्स को एकदम परफेक्टली फॉलो करता है। सबसे पहले 42% के सटीक रेशियो पर 5 F रैंक माना स्टोन्स को पिघलाता है। इस परफेक्ट काम को देखकर रयोगा समझ जाता है कि यह नर्ड इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है, जबकि वो नर्ड इस बात को लेकर उत्सुकता से बड़बड़ा रहा होता है कि हमारा हीरो उस विशाल छिपकली की लाश का क्या करने वाला है। रेनिया द्वारा बनाए गए इस कस्टमाइज्ड लिक्विड को एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए रयोगा बोन कंट्रोल से सीधे उस बीस्ट के स्केलेटल स्ट्रक्चर पर जटिल मैजिक फॉर्मूले उकेरता है और फ्यूचर के अनडेड की परफॉर्मेंस को खतरनाक हद तक बढ़ाने के लिए उन पर कई लेयर्स वाले कर्सेस लगा देता है। इस तरह के हाई टियर रीएनिमेशन के लिए फॉर्मूलों और कर्सेस को कई बार लेयर करना पड़ता है। दोनों इस थका देने वाली प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं और लगातार 3 दिनों तक बिना थके काम करते हैं जब तक कि वो आखिरकार फिनिश लाइन को पार नहीं कर लेते। हमारा बंदा कैजुअली कमेंट करता है कि काम उम्मीद से काफी पहले खत्म हो गया, जिससे उसका नींद से बेहाल नर्ड असिस्टेंट पूरी तरह पस्त होकर तुरंत विरोध करने लगता है। इसी बीच रेनिया हमारे हीरो की असली पहचान को लेकर पूरी तरह उलझन में है। इस बंदे को तो सिर्फ एक मामूली 1 स्टार न्यूबी होना चाहिए था, फिर भी उसने सिर्फ गाढ़े माना का इस्तेमाल करके उस मरे हुए बीस्ट के दिल को वापस चालू कर दिया। रयोगा के तरीके आम हंटर्स की सोच से बिल्कुल परे हैं, पर उसकी ये अनबीटेबल स्किल खुद सब बयान करती है। आखिरकार काफी सोचने के बाद रेनिया हार मान लेता है और हमारे बंदे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और ऑफिशियली पोशन रॉयल्टी डील साइन कर लेता है। वो एल्केमिस्ट कबूल करता है कि उसने एक बेसिक मिड ग्रेड हीलिंग पोशन खत्म करने में पूरे 2 साल लगा दिए थे, पर अब उसे अचानक पूरा भरोसा है कि वो हमारे हीरो के साथ मिलकर दुनिया बदल सकता है। रयोगा अपनी कंपनी में एक और वफादार गुलाम का स्वागत करके काफी खुश है। अब उसका अगला बड़ा कदम एक एल्ड्रिज ड्रैगन की कोर सॉइल हासिल करना है। तभी सही मौके पर उसका फोन बजता है। वो यूमा है। उस वफादार न्यूबी ने माना स्टोन की बिक्री का एक एक पैसा सीधे रयोगा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। हमारा बंदा डिसाइड करता है कि अपनी फेवरेट आगे की फौज को एक और काम देने का टाइम आ गया है, इसलिए वो उन्हें बॉर्डर के पास एक घने जंगल में बुलाता है। न्यूबी पार्टी घने जंगलों में उसके पीछे पीछे चलती है, पर यूमा इस अजीब सी जगह को देखकर सवाल किए बिना नहीं रह पाता। जब से नॉर्दर्न गेट टूटा है, ये पूरा इलाका खतरनाक हाई लेवल मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है। रयोगा बस एक गोल मटोल सा जवाब देता है और कैजुअली कहता है कि वो बस अपने एक पुराने जानकार से मिलने आया है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, जंगल में और अंदर पहुंचते ही झाड़ियों से एक विशाल 2 स्टार ओर्क बाहर निकलता है, जिससे न्यूबी पार्टी तुरंत दहशत में आ जाती है। हमारा हीरो थोड़ा चिढ़ जाता है कि वो अब भी उसकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं, पर उसे लगता है कि ये अचानक हुई मुठभेड़ उसके नए बनाए बोन वेपन्स का टेस्ट लेने का एकदम सही मौका है। घूल की ये हड्डियां खास मैजिकल टूल्स हैं, जिन्हें उसने रिफाइंड स्केलेटन के टुकड़ों में सीधे स्पिरिट एनर्जी भरकर तैयार किया है। बोन कंट्रोल का इस्तेमाल करके रयोगा हड्डी के एक नुकीले टुकड़े को गोली की तरह हवा में दागता है। ओर्क तेजी से रिएक्ट करता है और अपने भारी भाले से उस वार को मोड़ देता है। हालांकि वो मॉन्स्टर गलती से समझ बैठता है कि हमला खत्म हो चुका है। चूंकि रयोगा दूर से ही उस टुकड़े को टेलीकिनेटिकली कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी उंगलियां चटकाता है और हवा में ही उस हड्डी को मोड़कर सीधे ओर्क के कंधे में उतार देता है। रयोगा असल में सीधे दिल पर निशाना साध रहा था, पर मॉन्स्टर की मोटी और सख्त चमड़ी की वजह से वो नुकीला टुकड़ा मेन पॉइंट से चूक जाता है। गुस्से से बौराकर ओर्क कंधे से हड्डी उखाड़ फेंकता है, उसे एक तरफ पटकता है और क्लोज कॉम्बैट के लिए सीधे हमारे बंदे की तरफ लपकता है। यूमा बिल्कुल आखिरी सेकंड में आगे कूदता है और आने वाले वार को रोकने के लिए अपनी शील्ड उठा देता है। मॉन्स्टर के एक जगह रुकते ही हमारा बंदा सिर्फ एक के बजाय एक साथ 3 बोन शॉट्स दाग देता है। वो हथियार आसानी से ओर्क के मेन पॉइंट्स को चीर देते हैं और उसे वहीं ढेर कर देते हैं। यूमा वहां एकदम हक्का बक्का खड़ा रह जाता है और हैरान होता है कि एक न्यूबी ने इतनी आसानी से 2 स्टार मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। रयोगा तुरंत उसे होश में लाता है और बताता है कि असली काम तो अभी शुरू हो रहा है। यूमा आंखें झपकाता है और हमारे बंदे की पहले कही बात याद करते हुए पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ किससे मिलने आए हैं। मरे हुए ओर्क को जॉम्बी मोहरे में बदलने के लिए अपना रीएनिमेशन स्पेल चलाते हुए रयोगा उस काले नाले की तरफ देखता है और कैजुअली जवाब देता है कि जिस जानकार से वो मिलना चाहता है वो सीधे लोकल ओर्क बस्ती के अंदर रहता है। हमारा बंदा लालच बढ़ाते हुए कैजुअली जोड़ता है कि ये रेड न्यूबीज के लिए तगड़ा पैसा कमाने का एकदम सही मौका है। अगले 3 दिनों तक ये ग्रुप एक एक करके पूरे जंगल का सफाया कर देता है और अपने पीछे मरे हुए ओर्क्स की लाइन लगा देता है। इस खतरनाक ग्राइंडिंग की वजह से रयोगा का लेवल सीधा 13 पर पहुंच जाता है। हालांकि उसके स्टैट्स सोखने की एक लिमिट आ जाती है। उसने लोकल ओर्क से इतनी ज्यादा बची हुई एनर्जी सोख ली है कि उसका सिस्टम अब उनसे कोई भी पैसिव स्टैट पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहा है। ये समझकर कि वो एक ही मॉन्स्टर को बार बार मारकर अनगिनत स्टैट्स नहीं बना सकता, वो आज के लिए हंटिंग खत्म करने का ऐलान करता है। वो अपनी आगे की फौज को कैंप लगाने का हुक्म देता है, पर वो पार्टी उसकी सोच से भी ज्यादा तेज निकलती है और उसके कमांड खत्म करने से पहले ही टेंट लगा देती है। आग के पास बैठकर हमारा बंदा पार्टी को बताता है कि उसके करंट स्टैट्स मेन बेस को संभालने के लिए काफी हैं। कल वो बस्ती के बीचों बीच धावा बोलेंगे। न्यूबीज पूरी तरह तैयार हैं
और खुशी खुशी रात की पहरेदारी रियोगा पर छोड़कर सोने के लिए अपने टेंट्स में चले जाते हैं। हमारा बंदा शांति के इन घंटों का इस्तेमाल कच्चे माल के लिए कुछ और भटकते हुए ऑक्स का शिकार करने में करता है। कैंप के सेफ होने और थोड़ा फ्री टाइम मिलने पर वो अपने सिस्टम के नए अनलॉक हुए आर्काइव्स लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज में उतरने का डिसाइड करता है। यह इंटरफेस उसे मौत के पिछले लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई सीक्रेट जानकारियों को देखने की छूट देता है। हालांकि जैसे ही वो वर्चुअल शेल्फ से एक हाई टियर ग्रिमॉयर जादू की किताब निकालता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है, सिस्टम उसे रोक देता है। एक मैसेज चमकता है कि एडवांस कंटेंट देखने के लिए उसका लेवल 45 या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये पाबंदी उसे बुरी तरह चिढ़ा देती है और वो अपनी इस 1 स्टार लिमिटेशन को कोसने लगता है। कोई रास्ता न होने पर वो बेसिक से काम चलाने का मन बनाता है, मैनुअल से जो उसके करंट रैंक पर देखने की परमिशन थी। जब तक वो पढ़ना खत्म करता है, सिस्टम एक नोटिफिकेशन के साथ टिमटिमाता है। उसने सफलतापूर्वक 2 ब्रांड न्यू स्किल्स हासिल कर ली हैं। अगली सुबह हाइबारा उठता है और पहरा दे रहे अनडेड ओक्स को देखते ही जोर से चीख पड़ता है। यूमा आह भरता है और अपने साथी को याद दिलाता है कि वो रोज इन जॉम्बीज को देखते हैं। हालांकि जब यूमा करीब से देखता है तो उसे भी वो मोहरे बिल्कुल अलग लगते हैं। वो पहले से काफी बड़े और मजबूत दिख रहे हैं। रियोगा एक मुस्कान के साथ इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि उसने रात भर में इन कठपुतलियों को मॉडिफाई करके 2 स्टार आर्मर्ड जॉम्बी वेरिएंट में इवॉल्व कर दिया है। इस अपग्रेड से उन्हें सुपर ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है और उनकी बॉडी पर बोन प्लेटिंग चढ़ जाती है, जो उनकी एंड्योरेंस को काफी बढ़ा देती है। हमारे बंदे ने ये सब अपनी देर रात की पढ़ाई के दौरान मिली 2 स्किल्स को मिलाकर हासिल किया। पहली है बोन आर्मर, जो उसे स्केलेटल मैटर को दबाकर प्रोटेक्टिव प्लेटिंग बनाने की छूट देती है। दूसरी है फ्लैश राइडिंग, एक खतरनाक यूटिलिटी स्किल जो उसे कटे हुए मांस को कंट्रोल करने और सीधे लाश पर चिपकाने की परमिशन देती है। अपनी आगे की फौज के पूरी तरह अपग्रेड होने के साथ ही अब स्क्वाड के सीधे ओर्क बस्ती में उतरने का टाइम आ गया है। शाम तक ये ग्रुप कबीले के गांव की सीमा तक पहुंच जाता है। पहरेदार उन्हें तुरंत देख लेते हैं और बाकी कबीले को इंसान घुसपैठियों के बारे में बताने के लिए जोर से अलार्म बजाने लगते हैं। इससे पहले कि गार्ड्स डिफेंस तैयार कर पाते, रियोगा बोन कंट्रोल का इस्तेमाल करता है और हवा में नुकीले स्केलेटल स्पाइक्स दागकर चुपचाप उन स्काउट्स का काम तमाम कर देता है। अंदर की बस्ती में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि ओर्क आर्चर्स बैरिकेड्स की तरफ भागते हैं और सीधे पार्टी पर तीरों की भारी बौछार कर देते हैं। न्यूबीज तुरंत रिएक्ट करते हैं। यूमा आगे आता है और आने वाले तीरों को रोकने व अपनी स्क्वाड को पूरी तरह से सेफ रखने के लिए अपनी शील्ड उठा देता है। बैरियर के पीछे से यूका एक जलता हुआ तीर चढ़ाती है और एक सटीक शॉट मारती है जिससे आर्चर्स का एक ग्रुप जलने लगता है। इस साफ सुथरे तालमेल को देखकर हवा में तैरता मिनी क्रोनोस भी तारीफ में सिर हिलाता है और मानता है कि ये न्यूबी स्क्वाड सच में काफी काम की साबित हो रही है। रियोगा बस उस छोटे गॉड को भरोसा दिलाता है कि उसकी गाइडेंस में ये लोग आगे चलकर और भी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। पीछे की लाइन के शांत होते ही हमारा बंदा अपने आर्मर्ड जॉम्बीज को फ्रंट लाइन पर हमला करने का हुक्म देता है। आगे वाला मोहरा डिफेंडर्स से टकराता है और एक ऐसा भयानक पंच मारता है जो अपने ही जिंदा भाई का जबड़ा तोड़ देता है। इस हमले की तबाही को देखकर रियोगा ये देखकर काफी सेटिस्फाइड होता है कि उसकी रात भर की मेहनत रंग ला रही है। जिंदा ओर्क्स अपने मरे हुए भाइयों को टैंक की तरह चलते देखकर बुरी तरह डर जाते हैं, पर हमारा बंदा दबाव बनाए रखता है और अपनी बाकी पलटन को भी जंग में झोंक देता है। बस्ती के अंदर एक खूनी गृहयुद्ध छिड़ जाता है। फाइट के दौरान एक ताकतवर ओर्क वॉरियर एक भारी वार करने में कामयाब हो जाता है, जिससे आर्मर्ड जॉम्बी की प्लेटिंग क्रैक हो जाती है और उसकी आर्मर ड्यूरेबिलिटी 15% तक गिर जाती है। रियोगा तुरंत डैमेज को ट्रैक करता है। वो दूर से ही बोन आर्मर कास्ट करता है और उस सड़ते हुए मोहरे के डैमेज को रिपेयर करने और उसकी डिफेंसिव एफिशिएंसी को सीधे 20% वापस बढ़ाने के लिए अपनी स्पिरिट पावर उसमें भर देता है। अगले ही पल वो बैटलफील्ड पर बिखरे हुए खुले मांस पर फ्लैश राइडिंग एक्टिवेट कर देता है। कटे हुए मांस के टुकड़े उसकी कमांड पर मुड़ते और खिंचते हैं और जोंक की तरह हवा में उड़कर जिंदा ओक्स के हाथ पैर से कसकर लिपट जाते हैं। इस अचानक पड़े भारी वजन से उन मॉन्स्टर्स का मूवमेंट पूरी तरह रुक जाता है, जिससे वो झल्ला जाते हैं। यूमा अपनी शील्ड के पीछे खड़ा होकर इस स्पेल की जबरदस्त बारीकी को देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। ये साबित करता है कि हमारा हीरो सिर्फ अपनी ताकत के दम पर नहीं खेल रहा है, उसकी टैक्टिकल स्किल और माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। अब जब आम पैदल सैनिकों का काम पूरी तरह तमाम हो चुका है तो जमीन फटने लगती है। ओक चीफ्टन आगे आता है, जो अपने कबीले का कत्लेआम देखकर बुरी तरह गुस्से में है। एक बहरे कर देने वाली दहाड़ के साथ बॉस अपना बरसरकर मोड एक्टिवेट कर लेता है। रियोगा का सिस्टम इंटरफेस तुरंत खतरे की लाल वार्निंग चमकाता है और उसे अलर्ट करता है कि चीफ्टन इस वक्त एक डेंजरस स्पेशल वेरिएंट बॉस में इवॉल्व हो रहा है। पर घबराने के बजाय हमारा बंदा तो पूरे टाइम इसी ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार कर रहा था। ओर्क चीफ्टन सीधे उसकी तरफ झपटता है और उसे 2 टुकड़ों में चीरने के लिए अपना बैटल एक्स उठाता है, पर उस वार के ठीक बीच में रियोगा बोन कंट्रोल एक्टिवेट कर देता है। नुकीले बोन स्पीयर्स की एक बौछार हवा में तैरती है और चीफ्टेन के शरीर में गहराई तक चुभकर उसे उसी जगह पर लॉक कर देती है। बॉस मॉन्स्टर एक भारी कराह के साथ घुटनों पर गिर पड़ता है। झल्लाहट में दहाड़ते हुए बॉस अपने सीने से उन स्पीयर्स को उखाड़ने के लिए नीचे हाथ बढ़ाता है, पर हमारे बंदे का उसे आजाद करने का कोई इरादा नहीं है।
फिर भी एक स्पेशल वेरिएंट बॉस के अंदर 4 अलग अलग बोन प्रोजेक्टाइल्स को फंसाकर रखना उसकी पावर्स पर बहुत भारी पड़ता है। उसकी स्पिरिट पावर तेजी से खत्म हो रही है, जो पहले ही 40% गिर चुकी है। रियोगा रिस्क का हिसाब लगाता है और जानता है कि अगर बॉस एक भी स्पाइक उखाड़ने में कामयाब हो गया तो उसे अपनी स्पीड वापस मिल जाएगी। अकेला साफ रास्ता यही है कि एक ही परफेक्ट शॉट में उसके दिल को चीर दिया जाए। इस स्किल में अपनी स्पिरिट पावर का एक भारी तूफान भरते हुए उसकी बची हुई पावर 68% तक गिर जाती है, क्योंकि वो धंसी हुई हड्डियों को चीफ्टेन के सीने में और गहरा घोंपने पर मजबूर कर देता है। ये एक्स्ट्रा ताकत काम कर जाती है। एक आखिरी तड़पती हुई सांस के साथ वो विशाल ओर्क मुंह के बल मिट्टी में गिर पड़ता है। इस अचानक हुई थकावट से हांफते हुए रियोगा तुरंत उस लाश के पास पहुंचता है और लाइफ ड्रेन चला देता है। चीफ्टेन की उस स्पेशल वेरिएंट लाइफ फोर्स का बहता हुआ तूफान उसके शरीर में भर जाता है, जिससे उसकी खत्म हुई स्पिरिट पावर सफलता के साथ वापस भर जाती है और उसके बेस स्टैट्स को एक और जबरदस्त बूस्ट मिलता है। अपने खौफनाक लीडर को इतनी आसानी से ढेर होते देखकर बचे हुए ओर्क सैनिक पूरी तरह से हिम्मत हार बैठते हैं। बचे हुए मोहरे पीछे मुड़ते हैं और बस्ती से भागने के लिए तड़पने लगते हैं, पर हमारा बंदा बस अपनी रीएनिमेशन स्किल्स एक्टिवेट करता है और एक डार्क मुस्कान के साथ भागती हुई भीड़ को देखता है। उसका उनमें से एक भी बंदे को इस घाटी से जिंदा जाने देने का बिल्कुल इरादा नहीं है। फ्लैश राइडिंग का इस्तेमाल करते हुए रियोगा अपने गिरे हुए समन्स के कच्चे मांस को कंट्रोल करता है और कटे हुए टुकड़ों को मैदान के पार फेंककर भागते हुए ओक्स पर कसकर चिपका देता है। इस अचानक पड़े भारी वजन से उनका चलना पूरी तरह रुक जाता है, जिससे वो फिसलकर लाचार होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अगले ही पल उसके आर्मर्ड जॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं और उस फंसे हुए दस्ते का पूरी तरह सफाया कर देते हैं, अपने पीछे सिर्फ एक खूनी नजारा छोड़ते हैं। कुछ ही देर बाद न्यूबी पार्टी ताज़ा लाशों से मॉन्स्टर स्टोन्स निकालने में बिजी है। वो इस भारी माल को देखकर पूरी तरह दंग हैं और समझ जाते हैं कि आज तो उनकी लॉटरी लग गई है। इस बीच रियोगा चीफ्टेन से मिले अपने यूनिक ड्रॉप द ब्लड एक्स को चेक करता है। ये एक हाई टियर रेयर आइटम है जिसकी पैसिव एबिलिटी बहुत खौफनाक है। जब इसमें डार्क मैजिक भरा जाता है तो ये यूजर के रॉ स्ट्रेंथ स्टैट्स को कई गुना बढ़ा देता है और जितना ज्यादा खून पीता है उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाता है। ये उसके बढ़ते हुए हथियारों के कलेक्शन के लिए एक जबरदस्त माल है। सैटिस्फाई होकर हमारा बंदा इनाम के पैसों को संभालने का भारी काम यूमा पर छोड़ देता है और न्यूबीज को बताता है कि उसे अपने उस जानकार से मिलने के लिए थोड़ी देर अलग जाना होगा। वो घाटी में और अंदर तक जाता है जब तक कि वो एक विशाल प्राचीन पेड़ के सामने नहीं रुक जाता। रियोगा कैजुअली कोशिश करता है कि अंदर छिपी हुई चीज को लालच देकर बाहर निकाला जाए, छाल के पीछे से, ताकि वो बाहर आ जाए। पर जब जंगल में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है तो वो थोड़ी हिंसा का इस्तेमाल करके बात शुरू करने का डिसाइड करता है। वो नुकीले बोन शॉट्स की एक बौछार समन करता है और उन्हें सीधे पेड़ के तने में घोंप देता है। तुरंत ही कटी हुई छाल से डार्क एनर्जी रिसने लगती है। हमले से बौराकर आखिरकार एक प्रेत आत्मा बाहर प्रकट होती है जो हमारे हीरो को घूरते हुए उसकी पहचान पूछती है। हमारा बंदा बिल्कुल बेफिक्र रहता है और शांति से उस भूत को उसके लेजेंडरी टाइटल द मैजिक हंटर काशीवागी सोराकू के नाम से पुकारता है। वो आत्मा वहीं जम जाती है और पूरी तरह हक्की बक्की रह जाती है कि आज का एक मामूली बच्चा उसका असली नाम कैसे जान सकता है। हमारा बंदा कैजुअली दावा करता है कि उसने उसके बारे में हिस्ट्री की किताबों में सब पढ़ा है और बताता है कि काशीवागी वही आइकॉनिक हीरो था जिसने 35 साल पहले अकेले दम पर नॉर्दर्न मॉन्स्टर वेव के खिलाफ बॉर्डर लाइन को संभाला था। असलियत में रियोगा उसे पर्सनली जानता है क्योंकि अपनी पिछली टाइमलाइन में उसने इसी हीरो की लाश को रीएनिमेट किया था और सालों तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। वो उस भूत से एक छोटा सा झूठ भी बोल देता है और जोड़ता है कि उसकी कुर्बानी के सम्मान में टोक्यो में एक बड़ा मेमोरियल बना हुआ है ताकि जापान उस हीरो को कभी न भूले जिसने तबाही के शुरुआती दिनों में देश को गिरने से बचाया था। ये मक्खन काम कर जाता है और भूत के चेहरे पर एक गहरी सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान ला देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी मौत बेकार नहीं गई। आत्मा थोड़ी नरम पड़ती है और उसे ढूंढने का उसका असली मकसद पूछती है। सीधा जवाब देने के बजाय रियोगा अपना खुद का एक सवाल दाग देता है और लोकल हंटर पदानुक्रम के एक बड़े नाम हाकुगो नरुहितो, जो कि पावरफुल अरागिरी गिल्ड का करंट सब गिल्ड मास्टर है, उसका जिक्र छेड़ता है। भूत की आंखें तुरंत गुस्से से सुलग उठती हैं। वो नाम उसे सीधा उसके जिंदा बचे आखिरी लम्हों में खींच ले जाता है जब वो और उसका दस्ता फंसे हुए आम लोगों को बचाने के लिए पागलों की तरह मॉन्स्टर्स की भीड़ से लड़ रहे थे। उस वक्त काशीवागी अपने रेडियो पर अर्जेंट बैकअप के लिए चिल्ला रहा था और अरागिरी के सब गिल्ड मास्टर से भीख मांग रहा था कि उसका स्क्वाड पूरी तरह तबाह होने से पहले साउदर्न फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रीइंफोर्समेंट्स भेज दे। पर हाकुगो ने यह कहकर मदद देने से साफ मना कर दिया कि कोई बैकअप मौजूद नहीं है। काशीवागी को धीरे धीरे उस खौफनाक सच का एहसास हुआ। उसे और उसके साथियों को जानबूझकर इस्तेमाल करके एक मोहरे की तरह बलि चढ़ाया गया था। गिल्ड की लीडरशिप अच्छी तरह जानती थी कि साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में जाना खुदकुशी जैसा था, इसलिए उन्होंने काशीवागी के स्क्वाड का इस्तेमाल सिर्फ टाइम बाय करने के लिए किया ताकि मेन फोर्सेज नॉर्थ के सेफ जोन को सुरक्षित कर सकें। बात को और बदतर बनाते हुए हाकुगो जानता था कि काशीवागी का सच्चा नेचर उसे तब तक पीछे हटने नहीं देगा जब तक आम लोग खतरे में हैं। रेडियो की दूसरी तरफ मौजूद आवाज ने इस धोखे से इनकार तक नहीं किया। इसके बाद अरागिरी गिल्ड ने उस तबाही को रोकने का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया और शहीदों को सिर्फ दुखद इतिहास बताकर किनारे कर दिया, जबकि जिंदा बचे लोग अमीर सेलिब्रिटी बन गए। उस
धोखे को याद करके वो प्रेत आत्मा गुस्से से पागल हो जाती है और उस पल को याद करती है जब उसने लाचारी में अपना रेडियो तोड़ दिया था, अपने आखिरी बचे साथी को आम लोगों को लेकर भागने का हुक्म दिया था और खुद अकेले मरने के लिए वहीं रुक गया था। हाकुगो एक नेशनल आइकन बन गया जिसने मैजिक फाइटर का नाम हिस्ट्री की किताबों से पूरी तरह मिटा दिया। मौका देखते हुए हमारा चालाक हीरो सही नस पर हाथ रखता है और पॉइंट आउट करता है कि हाकुगो एक फ्रॉड है जिसने अपना पूरा करियर काशीवागी की चुराई हुई कुर्बानी और अच्छे कामों पर बनाया है। वो भूत भयानक नफरत से भड़क उठता है और कसम खाता है कि अगर उसके पास जरिया हो तो वो अपने धोखेबाज के चीथड़े उड़ाने के लिए अंडरवर्ल्ड से भी बाहर आ जाएगा। हमारा बंदा बस मुस्कुराता है और कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर देने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस बदले की आग में जलती आत्मा को बताता है कि अगर उसे बदला ही चाहिए तो वो बिल्कुल सही जगह आया है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए रियो का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का ऑफर देता है और उस बदले की भूखी आत्मा को एक फिजिकल बॉडी देने की बात करता है ताकि वो वापस दुनिया में लौट सके।